तो अभी हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा था, दैट वाज इन द ओरल कैविटी और द बकल कैविटी। अब यहाँ पे बेटा सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट पे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल डाइजेशन इन केस ऑफ स्टमक। तो स्टमक में जो केमिकल डाइजेशन है वो कैसे होगा, तो एक बार ये चेक कर लेते हैं। पहली बात तो बेटा स्टमक में जो म्यूकोजा है विच इज द इनर मोस्ट लेयर, उसमें होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 मेजर टाइप के सेल्स आपको मिलते हैं। नंबर 1 यू हैव द म्यूकस सेल, ठीक है, जो सिक्रेट करते हैं म्यूकस। सेकंड आपके पास है पेप्टिक सेल, जिनको चीफ सेल बोला जाता है बिकॉज दे सिक्रेट द प्रो एंजाइम। और उसमें प्रो एंजाइम एक आपके पास है पेप्सिनोजन और एक आता है प्रोरेनिन। और थर्ड आते हैं बेटा पेराइटल सेल, जिनको ऑक्सिएंटिक सेल भी बोला जाता है, जिनका मेन काम होता है सिक्रेशन ऑफ HCl। और दूसरा है इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, and this factor is essential for the absorption of vitamin B12। तो ये सारी स्टोरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्टमक ने खाने को कम से कम 4-5 घंटे के लिए स्टोर करना है, क्योंकि उतनी देर में जो खाना है बेटा वो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है, मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूस के साथ, ठीक है, एंड देन इट अंडरगो डाइजेशन। लेकिन जो डाइजेशन बेटा स्टमक में होगी इट इज नॉट अ कंप्लीट डाइजेशन, इट इज बेसिकली सेमी डाइजेशन। तो खाने का सेमी डाइजेशन होता है, नॉट अ कंप्लीट डाइजेशन। तो इस सेमी डाइजेस्टेड फूड को नाम दिया जाता है काइम। तो जब खाना बेटा स्टमक में सेमी डाइजेस्ट होगा तो सेमी डाइजेस्टेड फूड विच इज एसिडिक इन नेचर, तो उसके लिए जो टर्म यूज करी जाती है दैट इज नोन एज द काइम। तो काइम आप किसको बोलते हो? काइम बेसिकली आपके पास वो सेमी डाइजेस्टेड फूड है जो कि एसिडिक नेचर का है, कहाँ प्रेजेंट है? स्टमक में, तो उसके लिए टर्म यूज करी जाती है काइम। क्लियर? तो सबसे पहले हम जरा यहाँ पर पॉइंट चेक कर लेते हैं, डाइजेशन पे आ जाओ सीधा। अब ये रिएक्शंस देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बेटा HCl की बात करें तो HCl का मेन काम क्या है? HCl का मेन काम होता है टू प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम। एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, ठीक है, और एक किसी भी तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ या बैक्टीरिया के मल्टीप्लीकेशन को रोकना, क्योंकि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी ये इनहिबिट करेगा, तो एक तरीके से प्रोटेक्शन भी दे रहा है आपको। तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एक्टिवेशन ऑफ प्रो एंजाइम। जो स्टमक में प्रो एंजाइम रिलीज हुए हैं, यानी कि जो इनएक्टिव एंजाइम रिलीज हुए हैं, उनको एक्टिव करना। तो सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पर देखो, पेप्सिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl विल बी कन्वर्ट इनटू पेप्सिन। अब पेप्सिन आपके पास कैसी फॉर्म मानी जाती है? एक्टिव फॉर्म मानी जाती है, ठीक है। सिमिलरली बेटा आपके पास है प्रोरेनिन, in the presence of HCl it will be converts into renin। तो रेनिन भी हमारे पास कैसी फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म है। तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि ये एंजाइम पहले से ही एक्टिव फॉर्म में क्यों रिलीज नहीं होते? पहले आप इनको इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करते हो, फिर स्टमक इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन ये है कि इनको रिलीज एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं किया जाता? बाद में भी तो इनको एक्टिव कर ही रहे हैं ना, तो पहले इनको एक्टिव फॉर्म में रिलीज कर दो। तो इसका आंसर ये है बेटा कि अगर स्टमक इनको एक्टिव फॉर्म में रिलीज करेगा तो ये अपने ही सेल्स को डाइजेस्ट कर देंगे, मतलब जो सेल इनको रिलीज करते हैं ये उन्हीं को डाइजेस्ट कर देंगे। तो फिर उसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसीलिए जब इनको रिलीज किया जाता है तो पहले इनको इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है। सो व्हेन दे एंटर्ड इनटू द कैविटी देन वहां पर इनको वापस क्या किया जाता है? एक्टिव, ताकि खाने का डाइजेशन हो सके। तो सबसे पहले बेटा जो पेप्सिन है उसका मेन काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन। जैसे आप दालें वगैरह खाते हो ना, तो उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन को बेसिकली कौन डाइजेस्ट करता है? पेप्सिन। तो प्रोटीन विल बी डाइजेस्टेड इनटू प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोन। अब देखो प्रोटीन किससे बना है? प्रोटीन बना है अमीनो एसिड से। आपको पता है ना, जब आप अमीनो एसिड्स को जोड़ते हो तो पेप्टाइड्स बनते हैं, पेप्टाइड जोड़ते हो तो पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं, फिर प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स बनते हैं, फाइनली फिर प्रोटीन बनता है। तो जब हम प्रोटीन को तोड़ेंगे तो बेटा स्टेप बाय स्टेप डाइजेशन करना है। आप प्रोटीन को सीधा अमीनो एसिड में नहीं तोड़ सकते, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। और जो रेनिन है, रेनिन का टारगेट होता है केसिन। केसिन जो है वो मिल्क प्रोटीन है, यानी कि जो दूध में होता है, और मदर मिल्क में वेरी गुड अमाउंट ऑफ केसिन इज देयर। इसीलिए बोला जाता है कि जो रेनिन एंजाइम है वो हमें बेसिकली मिलता है किसमें? इन केस ऑफ इन्फेंट्स।
इन्फेंट्स होते हैं छोटे बच्चे जो न्यूली बॉर्न है या जिनकी एज बेटा 1 साल से कम है, क्योंकि वो ज्यादातर डाइट में मदर मिल्क लेते हैं, माँ का दूध। क्लियर? बाकी वो खाना कुछ नहीं खाते हैं, ज्यादातर उनको मदर मिल्क चाहिए, और मदर मिल्क में बहुत सारा केसिन प्रोटीन है। तो इन्फेंट की बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा, दैट एक्चुअली कंटेन द रेनिन एंजाइम। तो रेनिन बेटा हमारे में नहीं होता, एडल्ट में नहीं होता है। रेनिन इज एब्सेंट इन केस ऑफ एडल्ट, बट इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ इन्फेंट गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि इन्फेंट किसके ऊपर फीड करते हैं? मदर मिल्क के ऊपर। तो मदर मिल्क में जो कैसिन प्रोटीन है उसके ऊपर रेनिन एक्ट करेगा, रेनिन विल बी कन्वर्ट्स इनटू पैराकेसिन। फिर पैराकेसिन जो है वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम पैराकेसिनेट, विच इज कॉल्ड कर्ड। समटाइम यू नोटिस कि बच्चे दूध पीते हैं तो उसके बाद वो दूध निकाल भी देते हैं, तो वो दही के जैसा निकलता है। ठीक है, ज्यादा पी लेते हैं तो फिर निकाल भी देते हैं मुंह से, तो वो कर्ड जैसा दिखाई देता है। एक्चुअल में वो कैल्शियम पैराकेसिनेट होता है। फिर फाइनली जो हमारा कैल्शियम पैराकेसिनेट है, इसके ऊपर हमारा फाइनल एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है पेप्सिन, सो इट विल बी कन्वर्ट इनटू द प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोन। तो जैसे जैसे बेटा मैंने ये नंबरिंग लिखी ना 1 2 3 4, इसी हिसाब से आपने रिएक्शंस जो है वो सारी लर्न करनी है। अब आप ये देखो कि जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ, दिस गैस्ट्रिक जूस इज हाईली एसिडिक इन नेचर, क्योंकि पीएच हमारे पास कितनी है? 1.8। तो 1.8 का मतलब तो ये हुआ कि गैस्ट्रिक जूस इज हाईली एसिडिक इन नेचर। तो इट कैन डैमेज द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो स्टमक की बेटा इनर लाइनिंग खराब हो सकती है, लेकिन स्टमक को मिलती है प्रोटेक्शन। तो स्टमक को इतने एसिडिक मीडियम से कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? The stomach is actually protected by the mucus which is coming from the goblet cell, and it is also protected by the bicarbonate ions. तो स्टमक में जब गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा तो साथ ही साथ रिलीज होते हैं म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन, जो स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द एसिडिक नेचर ऑफ गैस्ट्रिक जूस। पॉइंट इज क्लियर? इसके अलावा बेटा एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये सारे जो है ये क्वेश्चंस की फॉर्म में है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, तो इनको जरा ध्यान में रखो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन अब आप लोगों से ये पूछा जाता है कि एडल्ट ह्यूमन के केस में, जैसे हम लोग हैं तो हमारे केस में रेनिन तो होता नहीं है, तो एडल्ट ह्यूमन के केस में प्रोटीन का जो डाइजेशन होगा वो मेनली कौन करेगा? protein digestion is mainly done by, तो definitely the answer goes to the pepsin। इवन अगर हम मिल्क भी लेते हैं तो उसमें भी जो प्रोटीन है उसको भी पेप्सिन ही तोड़ेगा। हमारे में प्रोटीन डाइजेशन इनिशिएट करने के लिए पेप्सिन है, बिकॉज हमारे में रेनिन नहीं है, वी आर एडल्ट ह्यूमन। रेनिन आपको किस में मिलता है? इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में। तो ये कुछ क्वेश्चंस है बेटा, जैसे कि HCl का फंक्शन है उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। So it provide acidic medium, it prevent the bacterial growth, it causes the activation of proenzyme। क्लियर? रेनिन आपको कहाँ मिलता है? इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस की पीएच कितनी है? 1.8, सो इट इज हाईली एसिडिक। तो इससे स्टमक को प्रोटेक्शन कौन देगा? म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। क्लियर? एडल्ट ह्यूमन में प्रोटीन डाइजेशन मेनली कौन स्टार्ट करता है? तो आंसर गोज टू पेप्सिन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड है विद द डाइजेशन इन स्टमक, जो पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इनको आपने ध्यान में रखना है। हाँ जी बेटा, स्लाइड क्लियर हो गई सभी बच्चों को? ऑल डन? Put the thumbs up on the screen if the given slide is clear to everyone। ये जो बेटा रिएक्शंस हैं ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी, इनको थोड़ा रिटन प्रैक्टिस करो तो ये हो जाएंगे आपको, डिफिकल्ट नहीं है ये बिल्कुल भी। ठीक है, समझ के करोगे तो याद हो जाएगा, क्रैम मत करना बिल्कुल भी इनको। अब यहाँ पर आ जाओ जरा, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से। अभी बेटा आप लोगों के पास जो प्रो एंजाइम है उनको एक्टिव करने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनको कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म का नाम क्या है? पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है वो आगे जाके प्रोटीन को कन्वर्ट करता है प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में। ठीक है, फिर स्टमक को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, which provide the lubrication as well as protection to the stomach।
क्योंकि स्टमक की अगर इनर लाइनिंग खराब हो गई, क्योंकि HCl सिक्रेट हो रहा है ना, इतना एसिड सिक्रेट हो रहा है, तो चांसेस पूरे पूरे हैं कि इनर लाइनिंग खराब हो सकती है। तो उसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। HCl जो है वो एसिडिक पीएच मेंटेन करता है, दैट इज 1.8, जो कि पेप्सिन के काम करने के लिए बहुत जरूरी भी है और एक्टिवेशन के लिए भी जरूरी है। रेनिन जो है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, जो हमें मिलता है इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में, जहां पर वो मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। स्मॉल अमाउंट में लाइपेज जो है वो भी हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि पीएच यहाँ पर बहुत कम है तो लाइपेज और अमाइलेज यहाँ पर काम नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों ने करना था सेकंड पार्ट, दैट इंक्लूड डाइजेशन इन केस ऑफ स्टमक। क्लियर बेटा? तो डाइजेशन इन द ओरल कैविटी भी हो गया, डाइजेशन इन केस ऑफ स्टमक भी हो गया। अब हम चलते हैं जरा हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोगों के पास क्या आएगा? नेक्स्ट पार्ट हम लोगों के पास आता है डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम कहाँ डाइजेशन पढ़ेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पहली बात बेटा, वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, आपकी एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जहां पर खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है? इट इज ऑब्वियसली द स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर पूछा गया सेमी डाइजेशन कहाँ होता है, तो डेफिनेटली वो स्टमक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा तीन तरह के जूसेस आते हैं। कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 बाइल जूस विच इज सिक्रेटेड बाय लिवर। नंबर 2 आपके पास आता है पेनक्रियाटिक जूस, क्लियर, विच इज कमिंग फ्रॉम द पेनक्रियास। और नंबर 3 आप लोगों के पास आता है इंटेस्टाइनल जूस विच इज कमिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो बेसिकली जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तीन तरह के जूसेस रिलीज करता है, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस एंड यू हैव द इंटेस्टाइनल जूस। तो पहले इनके बारे में जरा चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो बेटा जो हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस है और जो बाइल जूस है, इनको लाने का काम कौन करेगा? इनको लाने का काम करता है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। याद है ना, कल बताया था, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम। कहाँ खुलती है? ड्यूडेनम में। और इसमें कौन सा जूस है? पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। पेनक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये तीनों बेटा इनएक्टिव हैं। इनके अलावा अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। क्लियर? फिर इसके अलावा अगर हम बात करें रिगार्डिंग फंक्शन, तो फंक्शंस में देखो जरा। तो पहले बेटा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारे बाइल जूस की। पेनक्रियाटिक जूस हो गया, बाइल जूस हो गया, ठीक है। तो बाइल जूस चेक कर लेते हैं जरा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं बाइल जूस के कंपोजिशन की, कि बाइल जूस में होता क्या क्या है। तो बाइल जूस में देखो दो पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द बाइल सॉल्ट, ठीक है। और सेकंड पार्ट आप लोगों के पास आता है बाइल पिगमेंट। तो बाइल जूस में बेटा दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाइल सॉल्ट है, बाइल पिगमेंट है। बाइल सॉल्ट में सबसे पहले आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस इज द फर्स्ट वन, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लियर। सेकंड आपके पास आता है सोडियम टोरोकोलेट, ये हमारा सेकंड सॉल्ट है, क्लियर। और थर्ड इसमें है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और ये हो गया थर्ड। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, तीन तरह के सॉल्ट हैं जो मिलके बनाते हैं बाइल सॉल्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। और अगर मैं पिगमेंट्स की बात करूं तो दो तरह के पिगमेंट्स हैं, एक आता है बिलीवर्डिन, क्लियर, और सेकंड पिगमेंट आता है बिलीरुबिन। तो बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन आर बोथ बाइल पिगमेंट्स। सोडियम बाइकार्बोनेट, टोरोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट सॉल्ट हैं। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया बाइल सॉल्ट, एक हो गया बाइल पिगमेंट। इसके अलावा बाइल जूस कंटेन द कोलेस्ट्रॉल and little amount of phospholipid. But one thing you have to remember beta, this is the only digestive juice which do not contain the enzyme, ठीक है। One thing you have to remember, this is the only digestive juice which do not contain the enzyme. ये अकेला ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जो डाइजेशन में रोल तो प्ले करेगा, लेकिन इसमें कोई एंजाइम नहीं है।
तो बहुत बारी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सा जूस है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन बट इट डू नॉट कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम, देन द आंसर गोज टू बाइल जूस. सो व्हाई बाइल जूस इज इम्पॉर्टेंट, मतलब इसमें कोई एंजाइम नहीं है बट फिर भी ये बहुत जरूरी है, तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज बेटा जो बाइल जूस का पार्ट होता है बाइल सॉल्ट, दो पार्ट है ना इसमें, बाइल पिगमेंट है, बाइल सॉल्ट है. तो बाइल सॉल्ट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. बाइल जूस हमें किस लिए चाहिए? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. क्योंकि जब तक आप फैट को इमल्सिफाई नहीं करोगे तब तक बेटा फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इमल्सिफिकेशन. तो इमल्सिफिकेशन में देखो क्या होता है, अगर कोई आप फैटी चीज खाते हो, जैसे ब्रेड बटर खाया, अब आप ब्रेड को चबा रहे हो, सलाइवा के साथ वो मिक्स हो रहा है क्योंकि सलाइवा में वाटर भी है, लेकिन उसमें फैट थोड़ी आपका मिक्स हो जाएगा, बिकॉज फैट इज नॉट सॉल्युबल इन द वाटर, तो फैट तो टूटा ही नहीं. वही फैट एज इट इज आपका स्टमक में चला गया, स्टमक में भी उसका कुछ नहीं हुआ, एज इट इज वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में गया. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस है, बाइल जूस का पार्ट है बाइल सॉल्ट. तो बाइल सॉल्ट क्या करता है? इमल्सिफिकेशन, यानी कि फैट को तोड़ने का काम करता है. तो मीन्स जो फैट के लार्ज ड्रॉपलेट होते हैं, लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स, इनको वो कन्वर्ट करता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में. बड़े बड़े जो फैट के मॉलिक्यूल्स है ना, उनको तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा. तो जितने बेटा छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो इससे इंक्रीज होगा सरफेस एरिया. ठीक है, छोटे साइज के होंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, and this surface area is required for the action of enzyme. That enzyme is called lipase. So try to understand. Emulsification का मतलब है कि जो फैट अभी तक टूटा नहीं है पहले उसको तोड़ो. तो लार्ज फैट ड्रॉपलेट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए. बड़ी चीज टूट के छोटी छोटी में कन्वर्ट होगी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना एफिशिएंटली उसके ऊपर एंजाइम काम कर पाएगा. व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? लाइपेज. तो बाइल जूस का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बाइल जूस? इट हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, नंबर 1. सेकेंड फंक्शन क्या होगा? सेकेंड फंक्शन ये है कि बाइल जूस प्रोवाइड्स द एल्केलाइन मीडियम. कैसा मीडियम प्रोवाइड करेगा? एल्केलाइन मीडियम. क्योंकि बेटा बाइल जूस का खुद का कैसा नेचर होता है? एल्कलाइन, बेसिक नेचर. तो वो मीडियम को भी एल्कलाइन बनाएगा. ठीक है. तीसरा फंक्शन, बाइल जूस कॉजेस द एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज. किसका एक्टिवेशन करवाता है? लाइपेज का. एंड व्हाट इज लाइपेज? इट इज अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम. So these are the function of bile juice which is coming from liver. लिवर से निकल के गॉल ब्लैडर में रखा जाता है टेम्पररी टाइम के लिए. तो गॉल ब्लैडर स्टोरेज का काम करता है, लिवर प्रोडक्शन का काम करता है. ओवरऑल अगर बाइल जूस का फंक्शन पूछा गया, इट रिक्वायर्ड फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट. हाँ जी बेटा, गिवन स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? पुट द थम्स अप ऑन द स्क्रीन अगर आपको बाइल जूस का कंपोजिशन, उसका फंक्शन क्लियर हो चुका है. डन? ठीक है, वेरी गुड. चलो बेटा, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. तो यहाँ पर हम लोग करते हैं रिगार्डिंग द डाइजेशन. ठीक है, अब जो डाइजेशन आप लोगों ने करना है वो कहाँ पर करना है? अब हम करेंगे डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज अ टाइप ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन आप लोग करोगे तो उसके लिए पहले ये देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो डाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हम लोग सबसे पहले फैट का डाइजेशन पढ़ते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले हम किसका डाइजेशन करते हैं? फैट का डाइजेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन में आया बाइल जूस. ठीक है, क्योंकि बाइल जूस है तो बाइल जूस क्या करता है? फैट को इमल्सिफाई करता है विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट. फैट क्या हो गया? इमल्सिफाई हो गया. अब इमल्सिफाइड फैट के ऊपर एंजाइम आता है पैनक्रियाटिक लाइपेज. नाम से क्लियर है बेटा, ये जूस
सॉरी ये एंजाइम कौन से जूस में होगा, पेनक्रियास में। तो इट विल ब्रेक डाउन द फैट इनटू फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसराइड। फैटी एसिड तो सिंपल है ना, आप उसको तोड़ नहीं सकते, आप किसको तोड़ सकते हो, डाइग्लिसराइड को। तो सेकंड स्टेप में वापस हमने डाइग्लिसराइड लिया, लाइपेस उसके ऊपर एक्ट करेगा, कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड। तीसरे स्टेप में मोनो लिया, लाइपेस एक्ट करेगा, ये टूट गया फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब आपको याद है जब आपने बायोमोलिक्यूल में फैट बनाया था तो कैसे बनाया था, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के लिए थे, 1 मॉलिक्यूल आपने लिया था ग्लिसरॉल का, रिमेंबर। उससे आपने क्या बनाया था, फैट बनाया था। तो जब आप फैट को तोड़ोगे तो उसी में ही तो टूटेगा ना बेटा, जिससे बनाया है, किसमें टूटेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो यानी कि जब फैट का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो सारा का सारा फैट बेटा किसमें टूट गया, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर फैट का डाइजेशन हो गया खत्म। क्लियर। तो इसके लिए आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट थी, एक आपको चाहिए था बाइल सॉल्ट जो प्रेजेंट था बाइल जूस में, और एक आपको चाहिए था एंजाइम। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम, पैनक्रियाटिक लाइपेज, जो किसमें प्रेजेंट था, आपके पैनक्रियाटिक जूस में। पॉइंट इज क्लियर। तो बाइल जूस जो है वो बेसिकली जब ड्यूडेनम में आएगा तो उसमें है बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड, बट नो एंजाइम, एंजाइम नहीं होता। तो बाइल किसमें हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट जिनको बोलते हैं मिसल्स। और इसके अलावा बाइल क्या करता है, एक्टिवेट करता है लाइपेज को। सो दिस विल कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फैट। हाँ जी बेटा, स्लाइड क्लियर हो गई सभी बच्चों को, यस और नो, पुट द थम्स अप ऑन द स्क्रीन इफ द गिवन स्लाइड इज क्लियर। पहले बाइल सॉल्ट ने फैट को इमल्सिफाई करना है, फिर इमल्सिफाइड फैट के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो ध्यान रहे आप फैट किससे बनाते हो, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो जब फैट टूटेगा तो डेफिनेटली बेटा वो इसी में ही टूटेगा। पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पर फैट का डाइजेशन हो गया कंप्लीट। अब फैट के डाइजेशन के बाद हम चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट में। अब वहां तो हमने बाइल जूस का फंक्शन पढ़ा ना, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। अब हम ये देखेंगे कि हमारा पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा। बाइल जूस का काम तो खत्म हो गया, वो तो हमने देख लिया कि वो क्या करता है। अब हम बेटा पैनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम है वो कौन कौन से हैं। एक एंजाइम यहाँ पर आता है ट्रिप्सिनोजन, क्लियर। देन उसके बाद सेकंड एंजाइम था काइमोट्रिप्सिनोजन, क्लियर। देन उसके बाद थर्ड एंजाइम था प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। यही थे ना 3 एंजाइम। अब ये तीनों के तीनों एंजाइम जो हैं ये तीनों बेटा इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। कैसे एंजाइम हैं, इनएक्टिव। इसीलिए हम इन तीनों को क्या नाम देते हैं, प्रो एंजाइम। क्या बोला जाता है इनको, प्रो एंजाइम। प्रोएंजाइम का मतलब इनएक्टिव एंजाइम। तो सबसे पहले तो आपको इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा ना, जब तक ये एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक तो हम डाइजेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करते हैं। तो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन करता है, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय द एंजाइम एंटेरोकाइनेज। तो ट्रिप्सिनोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू द एंजाइम दैट इज कॉल्ड ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या होती है, ट्रिप्सिन हमारी एक्टिव फॉर्म है। अब क्वेश्चन आपके पास आता है कि एंटेरोकाइनेज कहां से आया, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटेरोकाइनेज कहां से आया, ठीक है। तो एंटेरोकाइनेज होता है इंटेस्टाइनल जूस में। किसमें होता है, इंटेस्टाइनल जूस में। तो जिस टाइम पे बेटा पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां इंटेस्टाइनल जूस भी तो होगा। तो इंटेस्टाइनल जूस में एंटेरोकाइनेज है जो कि एंजाइम है, और वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। एक बार अगर ट्रिप्सिन कन्वर्ट हो गया, ठीक है, एक बार अगर आपका ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया तो वो क्या करेगा, बाकी दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। तो काइमोट्रिप्सिनोजन विल बी कन्वर्ट इनटू द काइमोट्रिप्सिन and pro-carboxypeptidase will be convert into the carboxypeptidase.
हो गए। तो ये हमारे कौन से एंजाइम हो गए, एक्टिव एंजाइम्स हो गए। अब इन्होंने मिलके बेटा किसको तोड़ना है, इन्होंने मिलके तोड़ना है प्रोटीन को, इनका टारगेट क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो अब आप अपनी रिएक्शंस देखो जरा, अब प्रोटीन को तोड़ते हैं हम लोग। अब आप ये देखो कि आपके स्टमक में जो प्रोटीन टूटा था वो किसमें टूटा था, रिमेंबर हमने प्रोटीन किसमें तोड़ा था, प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोन में तोड़ा था ना हमने। तो बेटा सारा प्रोटीन तो स्टमक में टूटा नहीं, फॉर एग्जाम्पल 80% प्रोटीन आपका टूट गया, बाकी प्रोटीन तो अभी भी प्रोटीन की फॉर्म में है। तो जो प्रोटीन अभी टूटा नहीं है और जो टूट चुका है, तो यू विल टेक प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटियोसिस, तीनों के ब्रेकडाउन के लिए हम एंजाइम यूज करते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो सारा का सारा प्रोटियोसिस और पेप्टोन किसमें कन्वर्ट हो गया, डाईपेप्टाइड में। अब आपको पता है ना डाईपेप्टाइड किसको बोलते हो, जब आप अमीनो एसिड को जोड़ते हो तो क्या बनता है, डाईपेप्टाइड बनता है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेट, क्लियर। सेकंड सेट में जो एंजाइम आता है उसका नाम है बेटा पेनक्रियाटिक लाइपेज। अब लाइपेज का फंक्शन तो आप पढ़ चुके हो, लाइपेज किसको तोड़ेगा, फैट को तोड़ेगा, किसमें तोड़ेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं पीछे, तो इसको वापस नहीं करना। तीसरा एंजाइम कौन सा होता है, तीसरे एंजाइम का नाम है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। जैसे हमने पढ़ा था ना स्लाइवरी अमाइलेज, वैसे यहाँ पर कौन सा है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज है तो बेटा किसको तोड़ेगा, स्टार्च को। अब आपको पता है ना आपकी बकल कैविटी में कितना परसेंट स्टार्च तोड़ा था हमने, 30% तोड़ा था, तो बाकी का 70% तो बेटा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो बाकी का जो 70% स्टार्च होगा वो टूटेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन तोड़ेगा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। किसमें तोड़ेगा, डाइसैकेराइड में, दैट इज माल्टोज, क्लियर। तो 70% बचा हुआ स्टार्च हमारा टूट गया डाइसैकेराइड में। तो यानी कि सारा का सारा स्टार्च किसमें टूट गया, माल्टोज में। माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, क्लियर। फैट आप ऑलरेडी तोड़ चुके हो, फैट टूटा डाइग्लिसराइड में, डाई टूटा मोनोग्लिसराइड में, मोनोग्लिसराइड टूटा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो लाइपेज का काम भी खत्म, अमाइलेज का काम भी खत्म, और ऊपर वाले एंजाइम्स का काम भी खत्म। अब लास्ट एंजाइम बेटा इसमें कौन सा बचा, लास्ट एंजाइम इसमें आता है नंबर 4, न्यूक्लियस। कौन सा एंजाइम है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है तो किसको डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लियस विल डाइजेस्ट द न्यूक्लिक एसिड। किसको डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। तो जो बेटा न्यूक्लियस हमारा पेनक्रियाटिक जूस में है वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। तो ये रही रिएक्शन। नाउ न्यूक्लिक एसिड कैन बी डीएनए और इट कैन बी आरएनए। इसके ऊपर एंजाइम लगेगा न्यूक्लियस, तो ये किसमें टूट जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स में। किसमें टूटेगा, न्यूक्लियोटाइड। याद है न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर है, पॉलीमर को हम तोड़ते हैं मोनोमर में। तो न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट का नाम मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियोटाइड। याद है न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, शुगर बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। तो बेटा पेनक्रियाटिक जूस में 4 इंपॉर्टेंट सेट ऑफ एंजाइम है, कौन कौन से, न्यूक्लियस जो डाइजेस्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को, तो न्यूक्लिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियोटाइड में, क्लियर। देन सेकंड सेट कौन सा है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज ने किसको डाइजेस्ट करना है, स्टार्च को। 70% स्टार्च विल बी कन्वर्ट इनटू डाइसैकेराइड दैट इज माल्टोज। कौन करेगा, अमाइलेज। तीसरा सेट कौन सा है, पेनक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज किसका डाइजेशन करता है, फैट का। तो अल्टीमेटली फैट किस में टूट गया, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। चौथा सेट जो है वो प्रोटीन के लिए है, चौथा सेट किसके लिए है, प्रोटीन के लिए। और उस सेट में टोटल 3 एंजाइम है। नंबर 1 ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये सारे के सारे बेटा क्या है, प्रो एंजाइम, इनएक्टिव। इनको हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव फॉर्म में। तो सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन के ऊपर एंजाइम काम करता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम, एंटेरोकाइनेज। तो ट्रिप्सिनोजन विल बी कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आपकी एक्टिव फॉर्म है, एक बार अगर वो एक्टिव हो गया तो वो दूसरों को भी एक्टिव करेगा।
तो उसने काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कन्वर्ट कर दिया एक्टिव फॉर्म में। अब ये तीनों मिलके किसका डाइजेशन करेंगे? प्रोटीन का। तो जो स्टमक में हमने प्रोटीन तोड़ा था वो किसमें तोड़ा था? पेप्टोन प्लस प्रोटियोसिस में तोड़ा था ना। और कुछ प्रोटीन अभी भी प्रोटीन की फॉर्म में है, तो तीनों के ऊपर हमारे एंजाइम लगेंगे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो प्रोटीन किसमें टूट गया? डाइपेप्टाइड में। तो प्रोटीन टूट चुका है डाइपेप्टाइड में, पॉलीसेकेराइड टूट चुका है डाइसेकेराइड में, न्यूक्लिक एसिड टूट चुका है न्यूक्लियोटाइड में, और फैट किसमें टूट चुका है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस का काम हो चुका है खत्म। तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में टोटल 3 जूसेस आते हैं, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस। तो 1 बाय 1 आप पढ़ोगे। पहले आपने पढ़ा एक्शन ऑफ बाइल जूस, जो कि फैट को तोड़ेगा, डाइजेस्ट करेगा। फिर आपने पढ़ा एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें मैंने आपको 4 सेट बताए हैं। अब लास्ट इसमें जो बचा है वो हमारे पास बचा है इंटेस्टाइनल जूस, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर?